हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जो हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने लाइफ के बारे में, लाइफ क्या होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने पूरे के पूरे पढ़ लिए। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए। आज की क्लास में हमें बायोडाइवर्सिटी का जो बेसिक है उसके बारे में पढ़ना, इसके साथ ही नोमेनक्लेचर उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके बारे में कुछ थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्स बहुत सारी है, जो अलग अलग स्पीसीज है। अलग जैसे प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज होती है, एनिमल की बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो एक बहुत वास्ट एरिया में जो हमारी डाइवर्सिटी है वो फैली हुई है। तो हर एक जो अलग अलग इकोसिस्टम है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत वास्ट मिलेगी। डेजर्ट एरिया में अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, जो प्लेटू रीजन है उसमें अलग मिलेगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी बायोडाइवर्सिटी हमें अलग मिलेगी। अलग अलग नंबर मिलेंगे, प्लांट्स की क्वांटिटी वो अलग मिलेगी। कितने कहीं पे जो डेजर्ट एरिया वहां पे प्लांट्स कम मिलेंगे, फॉरेस्ट एरिया वहां पे प्लांट्स ज्यादा मिलेंगे। तो ये ओवरऑल जो है किस में इंक्लूड होता है, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होता है। बायोडाइवर्सिटी एक वास्ट एरिया में इंक्लूड करती है बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको इंक्लूड करती है, बहुत सारे जो स्पीसीज है उनको इंक्लूड करती है। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, एनिमल्स है, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड होंगे, बायोडाइवर्सिटी में होंगे। तो देखते हैं, when we consider vast area like forest, desert, plateau, etc., we find that number and the kind of living organism increase manifold. हम जब कोई भी इकोसिस्टम देखते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, प्लेटू इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो हर एक जगह अलग अलग के नंबर ऑफ स्पीसीज मिलते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म मतलब एंडेंजर्ड की तरफ जा रहा है, एंडेंजर्ड स्पीसीज बनता जा रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म की ओवर पॉपुलेशन है और ग्रोथ होती जा रही है। तो ये सारा का सारा किस में इंक्लूड होता है, बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं। These different kind of plants, animals and the other organism are referred as the biodiversity। जो अलग अलग प्लांट टाइप के प्लांट्स पढ़ रहे हैं, एनिमल्स पढ़ रहे हैं, इसके अलावा फंगस हो गए, एल्गी हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये जो हमारे 5 किंगडम है इनके अंदर हम पूरा का पूरा इनको इंक्लूड करते हैं। जो अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, फंगई, एल्गी वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। तो जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो मोनेरा है, मोनेरा में सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन मोटाइल मोटाइल दोनों टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर बात करते हैं हम प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ये कंप्लीटली ना, तो हम इनको बोल सकते हैं कि कंप्लीटली ये प्लांट्स है, और ना ही इनको हम बोल सकते हैं कि कंप्लीटली ये एनिमल्स है। ये जो प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो कनेक्टिव लिंक है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। जो प्रोटिस्टा फाइलम है इसमें जितने भी एनिमल्स इंक्लूड होंगे, ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है। किसके बीच में, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक है। फिर नेक्स्ट फाइलम है प्लांट। तो जितने भी प्लांट स्पीसीज है वो सारी किस में इंक्लूड होगी, प्लांट्स में इंक्लूड होंगी। फिर एनिमल्स, जितने भी एनिमल स्पीसीज, ह्यूमन भी एक एनिमल स्पीसीज है, तो सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे, एनिमल, एनिमलिया जो फाइलम होता है उसके अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है फंगस। जितनी भी टाइप की फंगे होती है, जितनी भी टाइप की मशरूम वगैरह जो भी होती है वो सारे की सारे किस में इंक्लूड होती है, फंगस जो फाइलम है इसके अंदर वो इंक्लूड होती है। तो ये आगे पूरा हमें डिटेल में भी पढ़ना है एक एक करके। तो अभी बस इसका थोड़ा सा बेसिक दिया है कि क्या क्या मोनेरा में क्या इंक्लूड होगा, प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड होगा। और ये जितने भी फाइलम है इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास इंक्लूड हो रहे हैं वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होते हैं, बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बना रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बना रहे हैं। फिर बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ये इधर आपको दिखाया गया है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म
कहीं पे प्लांट्स दिखा रखे, कहीं पे एनिमल्स दिखा रखे हैं, कहीं पे इंसेक्ट दिखा रखे हैं। तो ये अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो अर्थ के ऊपर अपनी वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं, अपने हर एक स्पीसीज को आ गया। जैसे कि हमने रिप्रोडक्शन वाला जो करैक्टर था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करता है, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करता है। उसने स्पीसीज को तो मेंटेन कर रखा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करना भी जरूरी होता है। मान लो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसी भी उसको कंडीशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उसको खुद को ढालना पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी, इट इज द नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। क्या शो करती है? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म, उनके नंबर भी रिप्रेजेंट करती है बायोडाइवर्सिटी। इट स्टैंड फॉर द वेरिएबिलिटी फाउंड अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग इन दिस वर्ल्ड। अलग अलग जो वेरिएशन आ रहे हैं, ये तो है नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग में वेरिएशन आते हैं। ह्यूमन बीइंग वेरिएबिलिटी शो कर रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन कुछ वेरिएशन इंक्लूड हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म वेरिएबिलिटी शो करता है, तो उस वेरिएबिलिटी को भी इंक्लूड करे किसके अंदर? बायोडाइवर्सिटी के अंदर। डाइवर्सिटी डिफर प्लेस टू प्लेस सच एज ईच हैबिटेट हैज इट्स डिस्टिंक्ट बायोडा। बायोडाइवर्सिटी है वो अलग अलग प्लेस की डिफर करेगी। जैसे कि हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वहां पे रहने वाले लोग जो ऑर्गेनिज्म है उनका हैबिटेट अलग होगा, उनकी जो नेचुरल कंडीशन है वो अलग टाइप की होगी। दूसरा हम पढ़ते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में, तो डेजर्ट के अंदर अलग टाइप का हैबिटेट मिलेगा, अलग टाइप का इकोसिस्टम मिलेगा, अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेगा। सेम बात करें हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अलग टाइप का हैबिटेट मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर वो भी अलग अलग वेरी करती है, जगह जो प्लेस टू प्लेस वेरिएशन है, क्या किस जगह पे किस टाइप का हैबिटेट उन ऑर्गेनिज्म को मिल रहा है, वहां पे हैबिटेट किस टाइप का। अब एक्वेटिक में क्या मिलेंगे? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वहां पे प्लांट और हर्बीवोर्स की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। डेजर्ट एरिया है, वहां पे क्या, जो कि वाटर की शॉर्टेज में भी जो प्लांट ग्रो कर सकते हैं वो प्लांट, जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं। इसके अलावा एनिमल, वो एनिमल रहेंगे जो बहुत ज्यादा जो गर्मी है वो सहन कर सके और काफी टाइम तक बिना पानी रह सके, कम पानी में भी अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सके। जैसे कि कैमल हो गया, कैमल काफी टाइम तक बिना पानी रह सकता है। तो प्लेस टू प्लेस जो डाइवर्सिटी है वो किस पे, हैबिटेट पे डिपेंड कर रही है कि किस टाइप का हैबिटेट है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म वहां पे मिलेंगे। So every time we explore some new or even old areas, new organisms are found and discovered due to the tolerance of environment। वही बता रहा है, हर एक कोई नई स्पीसीज आएगी, नई स्पीसीज क्यों आएगी? वेरिएशंस की वजह से आएगी, और वो अपने आप को जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है। जो कंडीशन है, जिस टाइप की कंडीशन उसको मिली, उनको वो टोलरेट करके अपने आप को सरवाइव करने लायक बना रहा है। तो वही स्पीसीज वहां पे एग्जिस्ट कर पाएगी जो खुद को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगी। वही स्पीसीज यहाँ पे सरवाइव करेगी जो खुद को अडेप्ट कर लेगी। अब एक ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकता, तो वो क्या करेगा? या तो मर जाएगा या फिर वहां से माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, तो जो स्पीसीज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, वही स्पीसीज उस हैबिटेट में मेंटेन रहेगी, वही स्पीसीज अपने जो स्पीसीज मेंटेन है उसको बना के रखेगी। फिर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी वर्ड कहाँ से है। बायोडाइवर्सिटी एक ग्रीक वर्ड है। बायोडाइवर्सिटी है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि बायोस मीन्स होगा लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब फॉर्म, बहुत अलग अलग फॉर्म्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ जो जिंदा है, जिनकी एक पर्टिकुलर लाइफ है, जीवन है उनका, उनके अलग अलग फॉर्म। और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि
ये एक वास्ट एरे है। वास्ट एरे मतलब एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, किसका बहुत सारे नंबर्स इंक्लूड करे, किसके नंबर, स्पीसीज के, बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगी, प्लांट, एनिमल्स, जो अर्थ पे हर एक वो लाइफ, हर एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी हर एक स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं किसमें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मिलेगी हमें और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी मिलेगी, दोनों हैबिटेट में ये प्रेजेंट हो गया। हमने ये पहले पढ़ लिया कि भाई होगी अलग अलग, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अलग टाइप का हैबिटेट मिलेगा, अलग टाइप के, टेरेस्ट्रियल में तो बहुत वास्ट एरिया, फॉरेस्ट में अलग मिलेगा, जो डेजर्ट एरिया उसमें अलग टाइप का इकोसिस्टम मिलेगा, अलग टाइप का हैबिटेट मिलेगा। एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में तो ऑर्गेनिज्म, सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, उस टाइप से उनका हैबिटेट मिलेगा। तो ये सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्स इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, किनका, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज मिल रही है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो सारी इंक्लूड होती है किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। फिर जो ऑर्गेनिज्म तो हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो लेकिन हम इन सब ऑर्गेनिजम्स को कैसे मेंटेन करके रखता है, ऐसी कौन सी ब्रांच है जो कि इन सारे, कौन सी यूनियन है जो इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखती है। क्योंकि अब हमें तो थोड़ा बहुत पता होगा, अपने आसपास के एरिया का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड कौन कौन सी स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड एरिया में इंक्लूड हो चुकी है, कौन सी वनरेबल में है, मतलब कौन सी खत्म होने वाली है, या कोई कौन सी स्पीसीज खत्म हो चुकी, एक्सटेंट हो चुकी, इन सारी चीजों का डाटा कौन रखता है, तो वो रखता है आईयूसीएन। आईयूसीएन मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारा का सारा डाटा रखते हैं कि कौन से स्पीसीज एक्सटेंट होने वाले, कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड एरिया में इंक्लूड हो चुके, कौन सी वनरेबल में इंक्लूड हो चुके, और कौन सी एक्सटेंट हो चुकी, खत्म हो चुकी। तो ये सारा का सारा डाटा जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो उसको क्या किया जाए, भाई ये खत्म होने वाले, थोड़े दिन में ये लुप्त हो जाएगी, तो क्या करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर हैबिटेट प्रोवाइड करके एक जगह पे कंजर्व किया जाएगा ताकि वो स्पीसीज मेंटेन रहे। तो ये सारा काम कौन देखता है, आईयूसीएन देखता है। Currently known and described species, all organisms are between 1.7 to 1.8 million। अभी जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज है हर एक ऑर्गेनिज्म की, वो लगभग कितने हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज परसेंट है ओवरऑल द वर्ल्ड। As we recognize the plant animal in our own area by their local name which vary place to place। हमें पता है कि भाई एक पर्टिकुलर लोकल एरिया, हमारे एरिया में एक ऑर्गेनिज्म को या एक प्लांट को किसी और नाम से जाना जाता है। आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में ही जाते हो तो वहां पे उस प्लांट का अलग नेम मिलेगा, उस एनिमल का लोकल नेम अलग मिलेगा। अगर दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहां पे उसका अलग नेम मिलेगा और लैंग्वेज डिफरेंस भी मिलेगा। अब अपने इंडिया में उसका अलग नाम है, अगर आप जाते हो मान लो स्पेन में चले गए तो वहां पे स्पेनिश नेम मिलेगा, उस स्पेनिश लैंग्वेज में उसका नाम मिलेगा। तो हर एक जगह अलग अलग नेम है। तो फिर हम मान लो कि हमें दूसरी जगह चले गए, हम दूसरे स्टेट में चले गए, इतना ही मान लो, और हमें यहाँ पे मान लो उस प्लांट का नाम, भाई इस नाम से लोकल नेम हमें पता है और उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल हमें है नहीं, हम जाके उस एरिया में भी भाई लोकल नेम बोलते हैं कि भाई हमें ये प्लांट चाहिए, या फिर किसी को बता रहे कि ये इस प्लांट का नाम ये है, तो वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि वहां का लोकल एरिया का नाम अलग है। मान लो अपने यहाँ पे नीम बुलाते हो, वहां पे कुछ और बुलाते हो, अपने लोकल एरिया में जो प्लांट नीम का प्लांट है उसको नीम बुलाते हैं, लेकिन मान लो उस जिस भी स्टेट में, दूसरे स्टेट में जा रहे हो वहां पे नीम को कुछ और नाम से बुलाते हो, उसका लोकल नेम कुछ और हो, आप वहां पे जाके बोले भाई ये नीम का पौधा है, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं ये नीम का पौधा नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे लोकल नेम है उसका, वो अलग है, उसको नहीं पता कि ये हरियाणा में इस नाम से जाना जाता है, उस बंदे को नहीं पता होगा ये चीज। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एनिमल, उसका लोकल नेम अलग होता है, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। फिर
बात आती है कि अगर लोकल नेम हर एक जगह अलग अलग है, तो फिर ऐसा क्या हो कि उस एनिमल का रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे? मान लो किसी और कंट्री में चले गए आप, स्टडी के लिए चले गए किसी और कंट्री में, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने चले गए, वहां पे आप उस प्लांट को या उस एनिमल को, उस ऑर्गेनिज्म को किस नाम से रिप्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए पर्टिकुलर बाइनोमियल नेम दिए गए, हर एक प्लांट और हर एक एनिमल के बाइनोमियल नेम दिए गए हैं। जैसे कि प्लांट्स के बॉटनिकल नेम होंगे, एनिमल्स के जूलॉजिकल नेम होंगे, और वो नेम जो साइंटिफिक नेम है वो ओवरऑल वर्ल्ड वही एक नाम से जाना जाता है, उसी एक नाम से जाना जाता है उसको। जैसे कि मैंगो का हो गया मैंगीफेरस इंडिका, ठीक है? तो उस इस नाम से मैंगीफेरस इंडिका ओवरऑल वर्ल्ड जाना जाता है कि हाँ भाई ये मैंगो का नाम है। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, साइंस ब्रांच से, मोस्ट मेनली मेडिकल ब्रांच से जो बिलोंग करता है, उसको अच्छे से पता होगा कि हाँ इस मैंगीफेरस इंडिका किसका नाम है? मैंगो का नाम है। तो सबका क्या दिया गया है कि स्टैंडर्डाइज नाम दिया गया जिसको ओवरऑल वर्ल्ड जाना जाता है, और जो साइंटिस्ट नेम है वो अलग अलग नाम देते हैं। कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पीसीज की डिस्कवरी की जाती है, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, डिस्कवर किया जाता है, या कोई नई स्पीसीज मिलती है। अभी जैसे कि ये कोरोना वाला है, तो इसका नया वायरस आया था, इसका नाम दे दिया गया कोविड-19 को। 19 जो 2019 ईयर उसमें आया था, और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया गया कोविड-19। तो इसी टाइप से हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, साइंटिस्ट है उसका नाम देते हैं। कुछ एक लोग न्यू स्पीसीज, जो जिस साइंटिस्ट ने उस स्पीसीज को खोजा है, तो उसके नाम पे उसका नाम दे दिया जाता है। और प्लांट्स ऑर्गेनिज्म में उसकी स्पीसीज से बिलोंग करके, जैसे कि प्लांट स्पीसीज में कोई न्यू स्पीसीज मिले, प्लांट है प्लांट फाइलम, उसमें कोई न्यू स्पीसीज मिली, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कोई ना कोई नाम रख देते हैं। तो साइंटिस्ट है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग प्रिंसिपल, प्रोसीजर, टर्म्स फॉलो करके और उसके अलग अलग नाम रखते हैं। उसकी कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ये नहीं कि मान लो कि वो है प्लांट स्पीसीज उसको एनिमल स्पीसीज में रख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जिस भी स्पीसीज से वो बिलोंग करता है, उसी स्पीसीज में, उसी के फाइलम में, उसी की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। जो प्लांट फाइलम है उसमें भी अलग अलग स्पीसीज होती है। जब आप बॉटनिकल नेम पढ़ते हो उसमें जीनस, फाइलम, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, तो वहां पे भी उसकी अलग कैटेगरी होती है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, कौन से जीनस से बिलोंग करेगा। ये सारी चीजें आगे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। Hence, there is need to standardize the name of all living organism after proper identification in order to study such diverse life form. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्डाइज नेम दिया गया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, उसकी प्रॉपर जो स्टडी थी वो करने के बाद। Therefore, for the better understanding the diversity of scientists have established a definite system of principle, procedure, and term which identify category, assign the specific name of each every organism known to us. क्या करेगा? जो साइंटिस्ट है वो पर्टिकुलर स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन कर रही, भाई ये उस फाइलम से बिलोंग करेगा, उस फैमिली से बिलोंग करेगा, इसका जीनस ये है, इसकी कैटेगरी ये है, इसकी स्पीसीज ये है, और उसके बाद उसका एक स्पेसिफिक नाम उसको देगा। सच सिस्टम आर एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर ये जो सिस्टम बनाएगा, जो साइंटिफिक नेम दिया जाएगा, जो बॉटनिकल नेम दिया जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक बायोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट करता है। अब ये तो है नहीं कि आप किसी लिटरेट पर्सन को जाके और उसके सामने साइंटिफिक नेम बोल दो, अगर 4 बार बोलोगे तो भी उसके समझ में नहीं आएगा। तो जो बायोलॉजिस्ट है उनको तो पता है, मेडिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ पूरी डिटेल से। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे इस ऑर्गेनिज्म का क्या साइंटिफिक नेम है, वो सारी हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो जो बायोलॉजिस्ट है वो एक्सेप्ट करते हैं इस डाटा को, ओवरऑल जो डाटा दिया गया, अलग अलग प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए, एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दिए, इंसेक्ट है उनके साइंटिफिक नेम दिए, तो वो एक्सेप्टेबल है ओवरऑल द वर्ल्ड। फिर बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो कोई भी एक नई स्पीसीज आइडेंटिफाई की है, उसको एक पर्टिकुलर नाम देना, उसी को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर।
कोई भी एक न्यू स्पीसीज है वो आइडेंटिफाई की गई है, पर्टिकुलर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उसका नाम देना, उसको क्या बोलते हैं हम, नोमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नीड्स फॉर द सिंपल, स्टेबल एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड system for naming the living organism of the world generated a process called nomenclature, जो साइंटिफिक नीड के अकॉर्डिंग एक सिंपल और स्टेबल, जो कि इंटरनेशनली और नेशनली दोनों टाइप से उस नाम को एक्सेप्ट किया जाता है, जो नोमेनक्लेचर का पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करके जो नाम दिया जाता है, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें अलग अलग स्टेप्स दिए, अलग अलग रूल्स दिए जाएंगे, उन रूल्स को फॉलो करके और फिर एक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। फिर है आइडेंटिफिकेशन, उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें हम उस ऑर्गेनिज्म को। तो उस हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ एक वर्ड्स पढ़े हैं, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, उसके बेस पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नाम दे रहे हैं, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म है। हम क्या होता है, घर में एक छोटा बच्चा होता है, उसका जन्म होता है, तो हम ये तो है नहीं कि उसका कुछ भी ऐसे कोई कुछ बुलाए कोई कुछ बुलाएगा, ऐसा तो नहीं, उसका एक पर्टिकुलर नाम रखा जाता है, फिर हम उसी नाम से उसको बुलाते हैं। तो सेम है कि नोमेनक्लेचर में उसका नाम दे दिया गया और फिर वही नाम उसकी आइडेंटिफिकेशन बन गया। Assigning a specific name to an organism, one should determine or know its kind of feature correctly so that one identify in each and every part of world is known as identification। वही बोल रहे किसी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नाम देना अकॉर्डिंग टू उस जो उसके कैरेक्टर्स है उनके अकॉर्डिंग उसको एक पर्टिकुलर नाम देना, जो कि करेक्टली उसके जो फीचर्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड उसी नाम से फिर उसको जाना जाता है। तो जो लास्ट क्लास होगी हमारी, उस लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर ली थी। आज की क्लास में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, नोमेनक्लेचर क्या होता है एंड उसको आइडेंटिफाई कैसे करें वो हमने पढ़ लिया पूरा। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो हम पढ़ेंगे। जो ये स्लाइड्स दी गई है इनके साथ साथ एक बार एनसीईआरटी बुक की रीडिंग जरूर करते रहना, वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कर लेना, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नीट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, नीट की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। अगर आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ ली ना, अच्छे से कवर कर लिया, उसके जो कंसेप्ट है उनको समझ लिया, तो बायोलॉजी में आपको कोई नहीं रोक सकता, बायो का पोर्शन आपका कंप्लीट कवर है फिर उससे। तो साथ साथ वीडियोस देखो, उसके साथ साथ अपनी एनसीईआरटी को कवर करते रहो और कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहो। ये नहीं कि फिर से कोविड आ जाएगा एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो। आज का सेशन यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।